हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नर्सिंग की जर्नी, ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स देखेंगे। स्पेशली हमारा सीनेट और एम्स को टारगेट करते हुए, यानी कि जितने भी बच्चे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं सीनेट और एम्स के थ्रू, उनके लिए हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर, ठीक है। अदर भी चैप्टर आपको अलग अलग टीचर प्रोवाइड करते रहेंगे एग्जाम मार्क एंट्रेंस चैनल के ऊपर। ओके, बात करते हैं कि इसमें बेसिकली क्या क्या ऐसा आता है। फिजिक्स के अंदर बेसिकली आपको न्यूमेरिकल तो बेसिक बेसिक से मिल जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल, तो उसी हिसाब से चलना है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही अपनी सफलताओं के करीब पहुंचते चले जाओगे, और हम लोग हेल्प करेंगे आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज और एम्स के अंदर एंट्री पाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए क्या है, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारे जो फिजिक्स के, वो बहुत हार्ड लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेसिकली सबसे पहले किसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन से लिंक्ड फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा डीप में नहीं जाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू वैल्यू आपको पुट करना है और वैल्यू पुट करके सीधे आपको आंसर लाना, इतना ही है। ये 3 स्टेप का ही है। फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे मात्रक एवं मापन, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चे, मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम है। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहें, मात्रक एवं मापन, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही काम आएंगे आपके, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, मात्रक को क्या बोलते हैं, बेसिकली यूनिट बोलते हैं, एंड मापन बोलते हैं मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं, भौतिक राशि, या इसको अगर आप बोलेंगे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, इससे आप क्या समझते हो। बेसिकली कोई ऐसा गुणधर्म जिसका आप मापन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं बोलता हूं मां का प्यार। मां का प्यार, मां का प्यार ये भी एक गुणधर्म है, लेकिन आप इसका मापन नहीं कर सकते, ना ग्राम में, ना सेकेंड में, ना किलो में, कि माँ हमसे कितना किलो प्यार करती है, 10 किलो 20 किलो। बेसिकली इसका मेजरमेंट संभव नहीं है। माँ के प्यार का मेजरमेंट कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। तो आप जिस भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हो वो आपकी भौतिक राशियां होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कोई एक टेबल रखा है, ठीक है। हम बोलते हैं इस टेबल हमारी, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका हम मापन कर सकते हैं। या दूसरे तरीके से बात करें, मान लीजिए मैं साइड में बात करता हूं, अगर आपके सामने एक छोटा सा यहाँ छड़ रखा है और एक यहाँ पे बड़ा सा छड़ रखा है, तो आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप देख के जनरली बता सकते हो इस चीज को, क्योंकि आप सीधे कंपेयर कर लोगे, हाँ इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ इससे ज्यादा है। तो बेसिकली क्या है, इनकी लेंथ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप यहाँ पे ध्यान रखोगे और आपकी मेजरमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली भौतिक राशि बनती किससे है, भौतिक राशियां हमारी किससे बनती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो दो चीज से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला तो उसका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, आंकिक मान गुणा यहां लगते हैं यूनिट, मात्रक। एग्जाम्पल के लिए मैं बोला लंबाई के बारे में, अगर मैं लंबाई के बारे में बात करता हूं तो आप ध्यान रखिए, अगर मैं लंबाई लिखता हूं कि 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे आप देख सकते हैं दो चीजें आ रही हैं। नंबर 1 आप फोकस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10, ये 10 क्या आपका आंकिक मान है, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्या है, आपकी यूनिट है, जो क्या बताती है कि 10 सेंटीमीटर का कोई सब्सटेंस है, उसकी ये हमको लंबाई बता दे रहा है।
अगला बात करते हैं, मान लीजिए मैं बोलता हूं मार्केट से लाया हूं 100 केजी आलू, इसे में क्या पता चलता है? आप देखेंगे इसमें भी दो चीज दे रखी है। सबसे पहले लिखा है 100 हमारा एक आंकिक मान है, और यहाँ पे केजी क्या है? आपके यूनिट है, जो बेसिकली क्या बताता है? द्रव्यमान के बारे में बताता है, यानी कि आलू का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, अब ऐसे धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं, तो अब नोट्स बनाएंगे ढंग का थोड़ा सा। भौतिक राशियां क्या है? सबसे पहले लिखेंगे भौतिक राशियां, कॉपी में लिखते चले भौतिक राशियां। लिखे वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियों में क्या होती है? दो चीज होती है। पहला चीज होता है फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? एन फॉर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, इनटू यूनिट। यूनिट मतलब उसका क्या होगा? मापन। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारा क्या है? एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कितना उसमें मास है। और इसमें मैंने लिखा था 100 केजी, तो 100 यहाँ पे बता देंगे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू हमारा यूनिट है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। बेसिकली इससे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में आपके आ गया कि प्रश्न पूछता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कितने डाइन होते हैं? डाइन होते हैं। प्रश्न यहां बनता है कि डाइन क्या है, तो मैं आगे बात करूंगा। ये मापन एवं मात्रा की जो पद्धतियां हैं, इसकी दो यूनिट है। ठीक है, एक एमकेएस यूनिट होता है और एक होता है सीजीएस यूनिट। एमकेएस यूनिट का मतलब क्या होता है? एमकेएस, एम का मतलब होता है हम द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। के फॉर होता है सॉरी यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट। एम फॉर होता है मीटर बेसिकली, और के फॉर होता है केजी, किलोग्राम, और एस फॉर होता है सेकंड। तो हम लोग द्रव्यमान को केजी में मापेंगे, लेंथ को यानी कि लंबाई को मीटर में मापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे। ये हमारा होता है एमकेएस यूनिट। लेकिन वहीं पे सीजीएस की बात करें, सी, जी और एस। सी फॉर क्या होता है? सेंटीमीटर। जी फॉर क्या होता है? ग्राम। एस फॉर क्या होता है? सेकंड। तो बेसिकली अगर हमको द्रव्यमान मापना होगा तो द्रव्यमान मापने के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हमें इस्तेमाल करना होगा लंबाई नापने का तो हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, और समय के लिए सेकंड। दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ भी समय सेकंड से मापते हैं और यहाँ भी समय को सेकंड से ही मापते हैं। बात करते हैं आगे। जैसे हमारा प्रश्न था कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कितने डाइन होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं दो चीज होता है, पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, अगर मैं पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो इसमें भी क्या है? कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, n1 लिख लेते हैं उसको। इसका कुछ ना कुछ यूनिट है, u1 लिख लेते हैं उसको, इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो मुझसे पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं n2 है। ठीक है, और ये दूसरा उसका यूनिट है, तो मान लेते हैं हमारा ये u2 है। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन करने के लिए आ गया कि एक का दूसरे में, एक मापन पद्धति का दूसरे में कन्वर्जन करते हैं तो हमारे आंकिक मानों पे क्या फर्क पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इस पे हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारा करेंगे। पहले एक मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, अगला एग्जांपल आप खुद करेंगे। चलिए, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ओके, अब एक न्यूटन, तो आप n1 की जगह 1 रख दो बेसिकली, इनटू न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हैं? तो न्यूटन बेसिकली बल का मात्रक होता है। ठीक है, अब बल क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, मानते हैं कि अभी ये सब आपको नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अभी देखिए, जब मैं मात्रक और मापन लिख पढ़ा रहा हूं तो वहां पे कितने भी मापन की पद्धतियां होती हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को मैं समझाऊंगा। आप उसको वहां से याद कर सकते हो, या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको मैं यहीं पे लर्न करा दूं, यहीं पे लिखवा दूं, बहुत ही आसान है। तो बल का न्यूटन, द्रव्यमान को आप लिखिएगा केजी से, और त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो जहां पे आप यहाँ पे न्यूटन जहां पे लिखा है उसकी जगह क्या इस्तेमाल करोगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण का फॉर्मूला, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इधर लिख लेना मीटर अपॉन में प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू
N2 मुझे नहीं पता है, N2 को N2 ही रहने देते हैं। U2 यूनिट, अच्छा यहाँ पे केजी भी है, देखिए यहाँ पे केजी भी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे केजी भी आगे लगा लेंगे, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 इनटू, अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट लिखने के लिए जैसे यहाँ पे केजी लिखा ना, तो आप इसके तुल्य यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम लिख दोगे, इनटू मीटर लिखा है ना तो आप सेंटीमीटर लिख दोगे, ओके, डिवाइड बाय, देखिए सीजीएस की बात करें चाहे एमकेएस की बात करें, दोनों में जो समय होता है वो सेकंड ही सेकंड होता है, तो यहाँ सेकंड का स्क्वायर लिख देंगे। बेसिकली यहाँ मैंने क्या लिखा, एमकेएस लिखा है और यहाँ मैंने सीजीएस लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 लिखा है तो आपको भी 1 लिख लेना है, इनटू केजी लिखा है, केजी को आप क्या कर सकते हो, 1000 ग्राम। अब प्रश्न बनता है कि मैं कन्वर्जन क्यों कर रहा हूं, देखिए इधर की राशियां उधर की राशियों से कैंसल आउट हो जाए इसलिए मैं कन्वर्जन कर रहा हूं। केजी की जगह क्या लिखोगे, 1000 ग्राम, इनटू मीटर को क्या लिखोगे, तो मीटर तुम्हारा 100 सेंटीमीटर के तुल्य है, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, सेकंड के स्क्वायर को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों ही मात्रक पद्धतियों में समान होता है, N2 इनटू ग्राम इनटू सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए ये आपस में कैंसल आउट हो सकता है, कैसे कैंसल आउट होगा, ये देखिए सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इधर क्या बच रहा है, जरा ध्यान से देखें तो इधर बचेगा आपका 1 इनटू, देखिए यहाँ पे 1000 लिखा है, 1000 को लिख सकते हैं 1 2 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 1 2 जीरो यहाँ पे, यानी कि 5 जीरो, तो आप लिख सकते हो 10 के घाते 5, ठीक है। इधर क्या आपका N2, तो N2 बराबर अपन के पा गए 10 टू द पावर 5। तो एक चीज अपने को पता चला कि जो 1 न्यूटन है, जो 1 न्यूटन है वो बराबर होता है, अभी आपने देखा कि 1 न्यूटन को जब मैंने सॉल्व किया तो उसका आंकिक मान कितना निकल के आया है, 10 टू द पावर 5, तो आप बोलोगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो अगर बात करते हैं कि कैसा यूनिट है, एमकेएस से आया, ये कैसे आया, सीजीएस से आया है, ठीक है। बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। इसी तरह मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, ये क्वेश्चन है कि देखिए कार्य का अगर मात्रक बात करें तो जूल होता है, क्या होता है, जूल, किसमें, एमकेएस में, एमकेएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है, ये होता है एमकेएस पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक जूल होता है। अच्छा वही सीजीएस पद्धति के अंदर बात करें तो कार्य का जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है, ERG अर्ग लिखते हैं। हमारा प्रश्न आपसे ये है, कमेंट करेंगे आप इस आंसर को, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। और रही बात, मैं आपको साइड में बता देता हूं कि 1 जूल वाला फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे। तो कार्य का सिंपल सा मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन, अच्छा ये कार्य का मात्रक, यहाँ पे जूल आप लिख सकते हो, बल क्या होता है, न्यूटन होता है, विस्थापन की क्या होता है मात्रक, मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन गुणे मीटर, तो जूल बराबर आप क्या लिखोगे, न्यूटन को भी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये चीज पढ़े थे, ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो न्यूटन लिखा है वहां पे अप्लाई करेंगे, क्या आप अप्लाई करेंगे, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर इंटू यहाँ पे मीटर, तो जूल बराबर आप क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। ये देखिए मैंने बता दिया आपको कि एमकेएस पद्धति में आता है, आप सीजीएस में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट करोगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये आपका होमवर्क है, HW लिख लीजिए। अच्छा अगर थोड़ा सा और आपको वक्त दे दें नोट करने का, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर हमें सीजीएस एमकेएस ये सब हमको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना बेसिक देख रहे थे कि ये जो भौतिक राशियां क्या होती हैं और भौतिक राशियों का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू यू, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2,
ठीक है। उस फॉर्मूले के ऊपर मैंने इसलिए फोकस किया क्योंकि आगे चल के हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, वहां पे काम आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। चलिए हम लोग बात करेंगे मापन पद्धतियों के बारे में। मापन पद्धति, मापन पद्धति, मापन पद्धति। देखिए मापन पद्धति हम 3 टाइप का देखेंगे। एक पद्धति होती है उसको बोलते हैं FPS पद्धति, दूसरी पद्धति होती है MKS पद्धति, तीसरी होती है CGS पद्धति। ओके, अब बात करते हैं FPS क्या है। तो पहले जमाने में चलता था F फॉर होता है फुट, F फॉर होता है फुट, P फॉर होता है पाउंड, S फॉर क्या होता है सेकंड, ठीक है, M फॉर होता है मीटर, K फॉर किलोग्राम, केजी में लिख देता हूं, S फॉर होता है सेकंड, C फॉर क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, C हम लिख देता हूं, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। बेसिकली CGS यूनिट के अंदर अगर आपको लंबाई नापनी होगी तो आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आपको द्रव्यमान मापना होगा तो आप ग्राम का इस्तेमाल करोगे, समय नापना होगा तो आप सेकंड का इस्तेमाल करोगे। MKS में वही, द्रव्यमान मापना हो तो केजी का, लंबाई नापना हो तो MKS का, और समय के लिए सेकंड। तीनों में एक चीज कॉमन है, सेकंड सेकंड सेकंड। और यहीं पे फुट पाउंड सेकंड के अंदर अगर आपको द्रव्यमान मापना हो तो आप पाउंड के अंदर मेजरमेंट करोगे, लंबाई, ठीक है, मेजरमेंट करना हो, लेंथ मेजर करना हो तो फुट में करोगे, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, बोलते हैं पाइप कितना फुट का, 5 फुट का, 4 फुट का है, ठीक है, या इस आदमी की लंबाई कितना है, ये समय को सेकंड। इसमें से एक चीज मेजरली बहुत कॉमन हमारे यूज होती है, देखिए ये जो हमारा ग्राम होता है यूज कर लिया जाता है, और किलोग्राम भी हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ये हमारे जो इंग्लिश देश होते हैं वहां इस्तेमाल करते थे, लेकिन हालांकि आजकल ये नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक चीज ऐसा जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो केक में क्या कहते हैं, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक। तो बेसिकली जो केक के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग पाउंड का इस्तेमाल यहाँ भारत में कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आप शायद नोट कर सकते हैं। हाँ, अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बेसिकली ये जो भौतिक राशियां होती हैं इसको हम माप तो रहे हैं, मापन की पद्धतियां भी मैंने देख लिया। अब बात करते हैं कि अच्छा क्या क्या किसको किसको कैसे कैसे मेजर करते हैं। जैसे कि आपने बोला द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं, तो बेसिकली द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम के अंदर, ठीक है। लंबाई, लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। समय को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। विद्युत धारा, विद्युत धारा इसको मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, ठीक है, एम्पियर के अंदर, इसको ए से लिखते हैं, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर टी से लिखते हैं, इसको मेजर करते हैं केल्विन के अंदर, केल्विन को आप के से लिख सकते हो। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको आप मोल से मेजर करते हो, मोल से। और वही बात करते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, मतलब मेरी टीचिंग कैरियर में अभी तक मैंने ज्योति तीव्रता, जिसका यूनिट कैंडेला होता है, कैंडेला, मैंने देखा कहीं कैंडेला का इस्तेमाल कहीं हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी देखा, इसका कोई यूज़ नहीं मुझे कैंडेला का मिला। हाँ, मुझे केजी वाला मिल गया, मुझे लंबाई का मिल गया था, समय का मिल गया था, सबका मिला था, लेकिन मुझे ज्योति तीव्रता का नहीं मिला था। आप लोग बताएंगे ज्योति तीव्रता का इस्तेमाल कौन सी जगह होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये है क्या आखिर में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये द्रव्यमान, लंबाई, ठीक है, इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि मूलभूत, मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां, ठीक है। मूलभूत भौतिक राशियां टोटल 7 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई लेंथ का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। फंडामेंटल या मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं,
एक ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं मूलभूत राशियां। इनको व्यक्त करने के लिए अगर मुझे कहीं द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो मैं किलोग्राम से व्यक्त कर दूंगा, ठीक है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं। अब आप मत सोचिए कि इसको तो मैं ग्राम में भी कर सकता हूं, ठीक है, ग्राम किलोग्राम है तो द्रव्यमान का ही मात्रक, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कहीं पे द्रव्यमान बताना है और मैं यहाँ पे केल्विन का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं भाई, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये राशियां किसी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटीज कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, ये एकदम स्वतंत्र होती है, ठीक है। ये हो गए फंडामेंटल यानी कि मूलभूत भौतिक राशियां। अच्छा, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। कैसे करते, अभी मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए पूरक पूरक राशियों के बारे में। पूरक राशियां क्या है? पूरक राशियां, पहला तो हमने देख लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे इसके लिए माफ करिएगा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, थोड़ा नया है मेरे लिए। ओके, पूरक राशियां, पूरक राशियां इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सप्लीमेंट्री क्या होता है? बेसिकली जब सब लोग ये बना लिए मूलभूत भौतिक राशियों को, अब कुछ उनसे छूट गया था, मतलब 7 तो बना लिए इन्होंने, लेकिन इनसे कुछ छूट गया। तो वो जो छूटा था वो 2 ऐसी राशियां छूट गई थी जिसको क्या बोलते हैं? पहला हमारा होता है कोण, कोण यानी एंगल, इसको समतल कोण भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एंगल, छूट गया था, ठीक है। और दूसरा था घन कोण, घन कोण। बात करते हैं कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है। कोण, कोण क्या है देखिए, एंगल क्या होता है, एंगल। तो बेसिकली मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चाप है। चाप क्या होता है? कोई एक कटा हुआ हिस्सा जिसका आप आगे का हिस्सा किसी वृत्त के केंद्र से मिलाइए और अंतिम वाला हिस्सा वृत्त के केंद्र से मिला दिए, तो इस हिस्से को बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। कोण कहीं कहीं समतल कोण भी बोलते हैं इसको, समतल कोण। कारण क्या है? क्योंकि इसको 2 डायमेंशन में, द्विविमीय में बनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक कोण यहाँ पे अंतरित हो गया। कोण का सूत्र क्या होता है? तो कोण बराबर होता है चाप, जो आपने लेंथ निकाला ना चाप, एल, चाप यानी कि एल बटे में त्रिज्या। आप किसी भी सर्कुलर हिस्से में देखेंगे तो त्रिज्या का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है जिसको आर बोलते हैं, रेडियस। ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या आर से लिखेंगे, ये हमारा हो गया रेडियस आर। तो कोण यानी थीटा बराबर एक फॉर्मूला हो गया एल बाई आर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। दूसरा हमारा था घन कोण। घन कोण बेसिकली क्या, आपने वो बर्थडे कैप पहना होगा, ये आइसक्रीम का कोन खाया होगा, तो वहां पे देखे होंगे आइसक्रीम के कोन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चे। इसके अंदर ये जो कोण यहाँ पे बनता है ना, इसको बोलते हैं घन कोण, घन कोण, ठीक है, घन कोण। इसको बेसिकली ओमेगा से लिखा जाता है, ठीक है, इसको घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं। यहाँ पे इसको क्षेत्रफल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिया ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, घन कोण में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? क्षेत्रफल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं। तो ये हमारी 2 थी पूरक राशियां। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है स्टार्टिंग से। चलिए, हमने देखे भौतिक राशियां। भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है? एक ऐसी राशि जिसका मापन संभव है। उसमें 2 चीज होता है, पहला होता है आंकिक मान, दूसरा होता है यूनिट, ठीक है, मात्रा। फिर हमने पढ़ा कि एक राशियों का दूसरे राशियों में कन्वर्जन, जैसे हमने सूत्र पढ़ा n इंटू यू, इसका कन्वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सूत्र को हम लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2। देखिए, मैंने देखा कि एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि न्यूटन MKS है और डाइन CGS है। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाने के लिए हमको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ा है, और हमने सॉल्व करके पाया है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। और हमने आपको होमवर्क दिया है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे आप जूल को अर्ग में, उसके लिए मैंने आपको यहां तक हेल्प भी कर दिया है, ये मेरा हेल्प है, ठीक है, इसका यूटिलाइज करो। अगला हम बात करें कि मापन पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं, FPS, MKS, CGS। FPS में क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकंड, जिसमें पाउंड तो इंग्लिश सिस्टम वाले इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम भारतीय इसको केक में इस्तेमाल करते हैं। 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, ओके। MKS पद्धति की बात करते हैं, MKS में क्या होता है? मीटर, केजी, सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, और CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का इस्तेमाल करते हैं।
हमने फिर बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें आपने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं, ऐसे को बोलते हैं फंडामेंटल, यानी कि मूलभूत भौतिक राशियां, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और यहाँ ज्योति तीव्रता। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आप ज्योति की तीव्रता पता करेंगे कहाँ पे है और कमेंट भी करोगे इसको। अच्छा, यहाँ फिर मैंने बताया कि 2 राशियां छूट गई थी सबसे, कौन सा, पूरक राशियां। तो बाद में उन्होंने बताया कि कोण होता है, घन कोण होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया कोण और घन कोण के बारे में। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मूलभूत राशियां हैं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो स्वतंत्र है। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं बात करता हूं क्षेत्रफल का। थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं चाल क्या है। चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, दूरी बटे में समय। चाल को मान लीजिए मैंने लिखा भी से। दूरी, अगर आपको यहाँ पे दूरी बताना तो आप इस्तेमाल करोगे मीटर का। ठीक है, समय, समय बताना होगा तो आपको सेकंड का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि चाल बोलो चाहे वेग बोलो, अगर मुझे चाल या वेग को परिभाषित करनी है तो मुझे दूरी और समय का हेल्प लेना ही पड़ेगा, और किसी की सहायता से हम इसको नहीं बता सकते। यानी कि चाल या दूरी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इनका हेल्प लेना ही पड़ेगा दूरी बटे समय को आपको बताने के लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन कहीं दूरी बताना है तो आप किसी और का हेल्प नहीं लोगे, सिर्फ मीटर का ही हेल्प लोगे, लेंथ का हेल्प लोगे, केजी का या सेकंड का या तापमान का किसी का भी हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऐसे मान लीजिए मैं अब त्वरण की बात करूं। त्वरण क्या होता है? अच्छा, यही सेम फॉर्मूला वेग के लिए भी लगा दोगे। वेग जो होता है क्या होता है, वेग बराबर होता है, जैसे यहाँ दूरी लिखा है, दूरी कैसा दूरी, विस्थापन, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में समय। ओके ओके, त्वरण का देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। दर मतलब क्या होता है, समय से भाग अगर लगा देते हैं ना। अब वेग का आपने फॉर्मूला देखा क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, और डिवाइड बाय समय क्या होता है, सेकंड। तो मीटर अपॉन में जाएगा सेकंड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं बीमी राशि क्या होती है। बीमा या विमीय राशि क्या है? तो अगर किसी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी को दे दिया जाए, उसको द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम, लंबाई, लंबाई यानी कि कैपिटल एल, और समय कैपिटल टी के फॉर्म में अगर व्यक्त किया जाए तो उसको बोलते हैं विमा। एग्जाम्पल के लिए मैंने चाल अभी ले लेता हूं। चाल बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फटाफट बीमा खत्म करते हैं। समय, दूरी, दूरी के लिए आप क्या लंबाई इस्तेमाल करोगे तो बच्चे एल लिख लो, डिवाइड बाय समय के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं, टी लिख दो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कैपिटल एल, ये टी को ऊपर ले जाओ, इसके हाथ प्लस का 1 होता है, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 1, एल टी पावर माइनस का 1, ये हो गया। त्वरण की बात कर लेते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, वही लेंथ एल अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर। टी को ऊपर ले जाओ, एल टी के पावर माइनस का 2। यही अगर बल की बात करते हैं, बल, एक दो फॉर्मूले, बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, केजी होता है, इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले देखे थे, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मास को लिखोगे यानी केजी को लिखोगे एम से, मीटर को एल से, और समय को सेकंड से, यानी कि टी का स्क्वायर। ये टी को ऊपर ले जाओ, एम को एक साथ, एल को एक साथ, और टी की पावर माइनस का 2 एक साथ लिख दो। ये हमारा फोर्स का हो जाएगा डायमेंशन। यही आपसे कार्य का कोई पूछ ले तो कार्य क्या होता है, यानी वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है, आपने देखा थोड़ी देर पहले, एम एल टी के पावर माइनस का 2, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की दूरी है, इसको आप एल से लिख सकते हो।
तो लिख दो m l पे 2 t के पावर माइनस के 2। ऐसे बहुत सारे बीमी राशि, तो 1000 बीमी राशि हम लोग याद तो नहीं ना करेंगे, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा टाइम है प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद से आएगा हम लोग का सॉल्यूशन साथ साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए खूब सारा एमसीक्यू लेके आए हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष की मात्रा है। प्रकाश वर्ष बेसिकली क्या होता है कि एक साल यानी एक वर्ष के अंदर प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बेसिकली ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूरी का मात्रक है कैपिटल सी, ठीक है। सी फॉर चलो सी नट निकालने। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिख सकते हैं? एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भौतिक राशि का परिमाण, डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, पद्धति में सीजीएस पद्धति से अधिक होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड यानी कि किसी भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल का मैंने लंबाई बोल दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। अगर क्या इसको मैं मीटर में मापता हूं, मीटर में कैसे नापेंगे? या सिंपल से एक बोलते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे में 100 मीटर। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? L बराबर 10 भागा 100 मीटर, यानी कि इससे कट गया 0.1 मीटर। तो मैंने मीटर में निकाल के लाया इसकी लंबाई 0.1, सेंटीमीटर में मैंने निकाल के लाया 10 सेंटीमीटर। दोनों में क्या कोई फर्क है क्या? मैंने मापने के यहाँ पे जो सिस्टम होता बदल दिया। डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट, हम कैसे माप रहे हैं इससे डिपेंड नहीं करता। हमारी फिजिकल क्वांटिटी मेथड पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे उसको सेंटीमीटर में नापो, चाहे उसको मीटर में नापो, चाहे फर्मी में नापो, यूनिट कोई भी ले लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड कभी भी उसका डिपेंड उस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो लेंथ हमेशा लेंथ ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। पहली बात जानते हैं वॉट क्या होता है, साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वॉट क्या होता है, ठीक है। जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसका मात्रक होता है वॉट। ये क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम, यानी कार्य करने की दर को हम लोग बोलते हैं शक्ति। तो एक तो ये यूनिट हो जाएगा, और दूसरा होता है पावर का यूनिट। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़े हो तो मान लीजिए एक कोई हमारे पास रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो पावर क्या होता है? पावर होता है वी आई। जो आप यहाँ पे वोल्टेज लगा रखे रहोगे, वी वोल्ट की जो बैटरी है, ठीक है, ये हो जाएगा वी आई। अच्छा, इसी को ओम्स के अकॉर्डिंग बदलोगे तो पी इसको हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं कौन कौन सा होगा। तो पहला कह रहा है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक। देखो यहाँ पे वर्क हो जाएगा जूल और यहाँ समय हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हमारा शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि ये तुल्य नहीं है, मतलब नहीं होता वो बताना है, तो ये तो गलत हो गया। एम्पियर इंटू वोल्ट, अभी आप देखिए यहाँ पे आई फॉर होता है एम्पियर और वी फॉर होता है वोल्ट। तो एम्पियर इंटू वोल्ट तो आपका है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज हमारा बनता है, तो क्या डिवाइड करने में बनेगा? ये देखिए एम्पियर का भाग लगा दिया है वोल्ट से, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड एलिमिनेशन करने का, ठीक है। एम्पियर इंटू वोल्ट तो सही आंसर होता है, तो एम्पियर अपॉन वोल्ट कैसे सही हो सकता है? तो ये गलत होगा, तो हमको गलत ही तो बताना था। दैट इज हमारा राइट आंसर, डी फॉर। आगे चलते हैं। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? न्यूटन सेकंड। अगर आपको न्यूटन का द्वितीय नियम याद हो, वो बताया गया था। ऑप्शन क्या क्या दिया? वेलोसिटी दिया है, ऑप्शन दिया है एंगुलर मोमेंटम दिया है, संवेग दिया है और ऊर्जा दिया है। वेग आपको पता है, तो वेग तो नहीं हो सकता। वेग में क्या है? बल तो आता ही नहीं कहीं, तो ऐसे ही काट दीजिए। चलिए वैसे सॉल्व कर लेते हैं न्यूटन सेकंड। आप न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ोगे तो फोर्स बताया गया था क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स।
तो यहाँ देखिए अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दूंगा, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, ये सभी सदिश राशि हैं इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ। F हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन, F हो जाएगा न्यूटन इंटू डी टी हमारा हो गया समय, और इधर dp क्या होता है, ये हमारा रेखीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ये हमारा हो गया संवेग, रेखीय संवेग। दो टाइप का संवेग होता है, एक होता है रेखीय संवेग और एक होता है कोणीय संवेग। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, मान लीजिए r रेडियस के सर्कुलर पाथ में m द्रव्यमान को कोई वस्तु घूर्णन कर रहा है, तो वहां पे उसके पास क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, क्योंकि वो एंगल भी सबटेंड करते जाता है। तो न्यूटन एंड सेकंड किसकी पूछा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, कोण, सॉरी ये तो गलत हो गया, संवेग इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, L इक्वल टू mv/r, ये फॉर्मूला होता है आपका कोणीय संवेग का, और एक होता है P इक्वल टू mv, ये होता है रेखीय संवेग का, याद कर लीजिए, r रेडियस लगाने से हमारा कोणीय संवेग बन जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान आता है एग्जाम में, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं रहता, पता नहीं सब इसको मतलब कैसे गलत कराते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट अ करेक्ट यूनिट, इसमें से सही मात्रक किसका नहीं दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसका होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट, सही मात्रक कौन सा प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो पहला देखिए बोला प्रतिबल का, प्रतिबल बटे विकृति, तो ये हमारा दाब का दाब का, हाँ, यंग प्रत्यास्था गुणांक भी आप लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, मान लीजिए हमारे पास कोई एकांक लंबाई L लंबाई का मान लेते हैं, हमारे पास कोई एक धागा है, उसके ऊपर कोई F बल लग रहा है, F बल आरोपित हो रहा है, तो इस पे लगने वाला जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन होता है, वो फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, यानी कि न्यूटन बटे मीटर है, क्या ऑप्शन में, न्यूटन बटे मीटर, यानी ये भी हमारा चाहिए, मतलब दिस इज आल्सो राइट। एनर्जी, ऊर्जा का किग्रा मीटर पर सेकंड, एनर्जी का भी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, जूल होता है, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट न्यूटन इसका हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन को हमको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन को द्रव्यमान इंटू त्वरण के फॉर्म में लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, इंटू यहाँ मीटर है, यानी कि हमारा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये अगर हो तो हमारा एनर्जी का सही होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, केजी प्रति सेकेंड बोल रखा है, केजी मीटर प्रति सेकेंड बोल रखा है, यानी कि ये चीज गलत है। और ये जो दाब का मात्रक बोला है, किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, इसके ऊपर अगर कोई लंबवत बल लग रहा है, तो उस बल का फॉर्मूला होता है F/A, यानी ये प्रेशर का फॉर्मूला, ये भी सही है। तो सी वाला जो आंसर हमारा होगा, ये वाला चीज सही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, सी फॉर चलो सी नेट निकाल लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, सिंपल से N1U1 जो आपको पहले पढ़ाया गया था, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 वाला इस फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे लिखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखिए क्या बोल रखा है, 1 नैनोमीटर, N फॉर होता है नैनो, N फॉर होता है 9, तो अब यहाँ लिख दिए 10 टू द पावर -9 मीटर, तो 1 नैनोमीटर इसको लिख दो 10 टू द पावर -9 मीटर। क्लियर। एक बात हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर, आप 100 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हो, 10 की घाते +2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इस मीटर की जो वैल्यू ना उठा के यहाँ पे पुट कर दो दोस्त, तो आपका आ जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 गुणते, अब देखिए यहाँ मीटर लिखा हुआ, मैं लिखूंगा 10 की घाते +2 सेंटीमीटर, 10 की घात -9 और +2 कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि क्या होता है जब हमारा बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले घात जोड़ लेते हैं, तो -9 और +2 जोड़ोगे तो -7 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो सी नेट निकाल लें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन, ए माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, अब हमको माइक्रोन को सेंटीमीटर में बदलना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक माइक्रोन, ओके, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर भैया -6 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना माइक्रोन का
10⁻⁻6 होता है। मैं यहाँ पे एक जगह साइड में लिख दे रहा हूँ, याद कर लो। कभी आएगा मिली, कभी आएगा मिली तो 10⁻³ ठीक है। कभी आएगा माइक्रोन, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं माइक्रोन, तो याद कर लेना 10⁻⁻6। कभी आ जाता है नैनो, नैनो तो 10⁻⁻9। कहीं आ जाता है पीको, एक पीको तो होता है 10⁻⁻12। कहीं आ जाता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10। कहीं आ जाता है फर्मी, एक फर्मी, फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते, अगर आप इसको कॉपी में फटाक से लिख लें तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व करा सकते हैं। एक माइक्रोन, बेसिकली सब सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो देखिए 1 माइक्रोन इसको आप क्या लिखोगे 10⁻⁻6 मीटर हो गया। अपन को सेंटीमीटर में बताना है तो क्या करो, 1 मीटर बराबर, थोड़ी देर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जाएं तो मैंने बताया था क्या होता है 10⁻+2 सेंटीमीटर होता है। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से, तो लिख सकते हो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+2 सेंटीमीटर। देखिए जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻⁻6 और प्लस कर दो क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, डी डी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है, देख लीजिए। उस चीज को ध्यान रखना, ये बोलते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, हमेशा ही याद रखने की चीजें हैं, याद रखे रहिएगा, हमेशा काम आता है, हर जगह काम आता है, 11 12 सीनेट नीट हर जगह काम आता है। द यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की मात्रा, देखिए जूल तो नहीं है, कार्य का है, जूल प्रति सेकंड। हाँ मैंने बताया था ना, पी इज क्या होता है W/T, तो यहाँ पे ऊपर हो गया जूल और डिवाइड बाय सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड क्या होता है, ये होता है, तो ये भी ठीक है। अगला क्या है, जूल पर सेकंड एंड वॉट, तो देखिए जूल पर सेकंड भी होता है और वॉट भी होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। और ओनली वॉट, गलत, ओनली वॉट नहीं होता है, जूल पर सेकंड भी ठीक है, और ये यानी कि बेस्ट आंसर हमारा रहेगा आंसर नंबर सी, दैट इज द बेस्ट आंसर। जूल पर सेकंड एंड वॉट दोनों ही है हमारे शक्ति की मात्रक। आगे बढ़ते हैं, आसान था इसको। A suitable unit of gravitational constant, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक कौन सा है, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का अगर नियम याद हो, दो पिंड के बीच में एक पिंड m1 है और एक पिंड m2, यानी एक बॉडी m1 और एक बॉडी m2 है, इसके बीच की दूरी r दी हुई है, इसके बीच में लगने वाला जो बल होता है F बराबर Gm1m2 बटे r का स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक सी चीजें हैं, तो f इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू Gm1m2, जी निकालना है तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा f इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। f फोर्स क्या होता है, न्यूटन इंटू आर दूरी होती है मीटर का स्क्वायर, और नीचे के m1 m2 द्रव्यमान है तो इसका भी kg इंटू kg, और आपस में करोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो तो न्यूटन, ये देखिए क्या लिखा है केजी मीटर पर सेकंड, फालतू संवेग का है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड लिख रखा है, ये नहीं जमेगा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये देखिए क्या होता है, आप इस घात को प्लस ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर तुम इस केजी को ऊपर लेके चले जाओ तो ये तुम्हारा हो जाएगा केजी के पावर -2। सी फॉर, चलो सी नेट निकाल लें, सी फॉर, ठीक है, आसान है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान है, जग जाहिर है, पास्कल होता है। अब होगी अच्छे से सीनेट की तैयारी, एम्स की तैयारी, ठीक है। आंसर नंबर 1, बहुत सामान्य सी बातें हैं। एसआई मात्रा की बात की है, देखिए वैसे तो आपका सेंटीमीटर mmHg भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, बट यहाँ पे इसने बोला एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो आपका पास्कल हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट आंसर। आगे बढ़े, ओके। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आपको पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन में टी। अब ये ओमेगा कैसे होता है, ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में समय, इसको यहाँ पुट करते हैं,
अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होता है थीटा अपॉन में टी और डिवाइड बाई टी, तो थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा टी नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा टी का स्क्वायर, और थीटा इसको बोलते हैं रेडियन, रेडियन आर डी रेडियन डिवाइड में टी का स्क्वायर यानी कि सेकंड का हो जाएगा स्क्वायर, तो रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये न्यूटन फालतू बात कर रहा है, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एंगुलर नहीं, अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन रहता तो हो जाता, ये भी फालतू बात है। अब देखिए रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, अगर इसको आप प्लस का है ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात, इनटू सेकंड की पावर माइनस का 2। सी फॉर चलो सी नेट, चलो एम्स निकालने। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टीफान नियतांक की इकाई क्या होता है। स्टीफान नियतांक बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हो, ठीक है, तो जो हीट दोगे वो उसके टेम्परेचर में क्या होगा वृद्धि करेगा, और वो जो टेम्परेचर होगा उसके चतुर्थ घात यानी कि T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे T⁴ का, यानी कि T⁴ लिंक आपका करता है केल्विन से, किससे करता है केल्विन से, कोई एक बॉडी है उसके यूनिट एरिया पे यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप क्यू हीट देते हो तो उसके टेम्परेचर में T⁴ इंक्रीजमेंट करता है। तो T⁴ तो देखो यहाँ पे नहीं, ये वाला ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर ये नहीं होगा, हाँ वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा केल्विन के पावर -4, ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 होता है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये हमारा k की पावर 4 ऊपर होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा हो जाएगा क्या वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू T⁴ यानी कि केल्विन की पावर 4, डी इज आवर राइट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, स्टीफन नियतांक को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इसको याद कर लेना वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू T⁴ यानी केल्विन की पावर 4। ये हमारा पढ़ते हैं हीट वाला चैप्टर, ऊष्मा वाला चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11 में, ऊष्मा चालकता गुणांक वहां पे आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है, एनर्जी का इकाई नहीं है। देखो भाई जूल तो साफ साफ है, इसको काट दो। न्यूटन मीटर, तो आप जो वर्क लिखते हो ना, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, यानी कि बल गुणे विस्थापन, तो ये भी आपका होता है, तो इसका भी काट दीजिए। केजी मीटर अपॉन में सेकंड, केजी आपका हो जाएगा द्रव्यमान और मीटर सेकंड हो जाएगा वेग, ये आपका हो जाएगा मोमेंटम, पी का हो जाएगा, तो ये भी गलत काट दीजिए। वाट सेकंड बचा एलिमिनेशन मेथड, तो इसे अब होगा सिलेक्शन सीनेट और एम्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ अब ये प्रश्न कह रहा है कि S बराबर, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, बहुत ही आसान है, कोई फिजिक्स में हार्ड नहीं होता है, सामान्य सी बातें होती हैं। S बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर, ओके। S इज मेजर्ड इन मीटर, अच्छा S को मीटर में मेजर्ड किया है, ठीक है, एंड T इज मेजर्ड इन सेकेंड, ओके। द यूनिट ऑफ C, अब बेसिकली इसको करने के लिए आइए थोड़ा सा हम पेन चेंज करते हैं और अच्छा पेन निकालते हैं, अच्छे कलर का मुझे पसंद आ रहा है, चलिए ब्लू निकाल लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करना, एक होता है विमीय समांगता का नियम, विमीय समांगता का नियम, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी, यानी कि ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा और सेम फिजिकल क्वांटिटी को घटाया जा सकता, यानी 10 किलो आलू के अंदर 100 किलो आलू जोड़ सकते हो, 110 किलो बन जाएगा, लेकिन 10 किलो आलू में 2 केजी चीनी नहीं जोड़ सकती, क्योंकि आलू अलग चीज है, चीनी अलग चीज है। अब बोल सकते हो 100 केजी आलू है और उसमें 50 सेंटीमीटर टेबल जोड़ दे, नहीं जोड़ सकते, बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट थिंग, तो अलग अलग चीजों को जोड़ा या घटाया यहाँ पे नहीं जा सकता, सेम चीजों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रखा हमारे पास इक्वेशन है S बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। बच्चे जो S का यहाँ पे होगा ना यूनिट, S का जो यूनिट होगा वो a के बराबर होगा, या S का जो यूनिट होगा वो BT के बराबर होगा, या जो S का यूनिट होगा वो CT स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, तो लिख लेना यूनिट ऑफ S इज इक्वल टू CT स्क्वायर के बराबर है। अपन को C बताना, तो C बराबर क्या हो जाएगा S अपॉन में T का स्क्वायर। S क्या है, साफ साफ बोला S इज मेजर्ड इन मीटर, बच्चे यहाँ मीटर लिख लेने का। T क्या है सेकंड है, तो सेकंड यहाँ पे पावर 2 लगा, तो सेकंड की पावर 2 लिख लो, मीटर प्रति सेकंड। अगर कहीं देखो ये हमेशा ना ये
सीनेट के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, वो पावर ऊपर करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में देते हैं। आप भी कर लो ना ऐसे, मीटर ये सेकंड को ऊपर ले जाओ तो इंटू जाएगा सेकंड की पावर माइनस का 2, क्योंकि पावर यहाँ प्लस का 2 था। डी फॉर योर डन। ओके, ये कर सकते हैं। बीमीय समांगता का नियम, लॉ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वहां से क्या करते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये बीमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशन एनालिसिस का एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 15, जूल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, जूल सेकंड बच्चे किसका यूनिट होता है? इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये किसी का भी हो सकता है। देखिए हमारा यही तो है जो मात्रा के मापन चैप्टर है कि किसी एक जो हमारा यूनिट होता है कई कई फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सिंपल सा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं वहां पे। जूल सेकंड, देखिए वर्ग का तो साफ बात है, यहाँ पे होता है जूल, इसको ऐसे ही काट दो, कार्य नहीं होगा। प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसको काट दो। अब बचा हमारे पास मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम का तो p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। ठीक है, m मास का kg हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज्यादा आप एक्सपेंड कर ही नहीं सकते हो, मोमेंटम ऐसे ही कैंसिल हो गया। लास्ट एंड फाइनल आपको बचा d इज अ एंगुलर मोमेंटम। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखना होगा। ओके, कह रहा है अ क्यूब हैज न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सच अ क्यूब इज, एक घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। ऐसे घन का आयतन क्या होगा? पहली बात हम जानते हैं घन का आयतन और क्षेत्रफल में संबंध देखते हैं। ये मान लीजिए घन है एक, कोई एक क्यूब है, क्यूब में सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब जितने साइड्स होते हैं, टोटल साइड्स जो होते हैं, अगर मैं बोलूँ ए है, ए है, ए है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी ए इंटू या वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ए क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखिए बच्चे, जो क्यूब होता है उसमें कितने सरफेस होते हैं? सरफेस एक्चुअली एरिया में फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेंगे, ए का स्क्वायर। लेकिन इसमें आप देखेंगे कितने फेसेस हैं, एक फेस ये हो गया, सामने वाला 2 फेस हो गया, पीछे वाला 3 फेस हो गया, ऊपर वाला 4, नीचे वाला 5, इस साइड का 6, टोटल 6 फेसेस यहाँ पे हैं। तो आपका 6 का ए स्क्वायर आएगा। क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया। और न्यूमेरिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया बराबर है, तो v बराबर s कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्यूब बराबर लिखोगे 6a का स्क्वायर, यहाँ से देखो बच्चे a का स्क्वायर और यहाँ पे एक घात कट जाएगा, तो a बराबर आपका आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हमारा साइड तो पता चल गया 6, हमको निकालना आयतन। आयतन का होता है a का होता है क्यूब, यानी कि हमको a का वैल्यू 6 दिया, 6 का कर लो क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 के 36, 36 इंटू 6, 6 के 36 को 6 कैरी 3, 6 3 18, 19 20 21, 216 मीटर क्यूब हो जाएगा, या आप इसका जो भी यूनिट्स दिया 216 इज करेक्ट आंसर, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो तुरंत आप क्वेश्चन नंबर और कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं करा दूंगा उसको। चलिए, वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज 0.006 मीटर इज इक्वल टू, किसी लाइट का जो वेवलेंथ है, मान लीजिए कोई हमारे पास प्रकाश है, प्रकाश की ये तरंग दैर्घ्य से क्या मतलब है, बेसिकली जब कोई एक लाइट चलती है ना, तो लाइट में उसके ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को बोलते हैं लैम्डा, यानी बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ओके, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। अब ये बच्चे बोल रखा है लैम्डा इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना, 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब कि 4 0 फिर 6 है, 1 2 3 4 0 फिर क्या है 6 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेसिकली सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप डेसिमल देखिए, डेसिमल का 1 2 3 1 2 3 4 5 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5,
लेकिन प्रॉब्लम इतने ही है ब्रो कि हमको माइक्रोन में सभी दे, माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶। एक काम करो, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 छक्का 60 हो गया, 60 इंटू ये 10 की घात प्लस का जो 1 है ऊपर ले जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 यानी 10 की घात माइनस का 6 यानी 60, और ये क्या हो जाएगा माइक्रोन, 16 माइक्रोन। आंसर नंबर बी, बुलंद को हासिल करो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 17वें का। अगला 18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी का, ये आपको तो इस चीज याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। ये याद कर लेना आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मान आता है, तो ऊर्जा का मात्रक है। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, डी आंसर इज योर राइट आंसर। ओके, बहुत ही आसान है और आता भी ऐसे ऐसे ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और इसको ध्यान रखना चाहिए। ओके, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एनी फॉलोइंग। टेम्परेचर को आप किसके टर्म में लिख सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताए थे कि हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ट्रिक क्या होता है, हम अपने समय में ये चीज भूल जाते थे, हिंदी मीडियम में जब थे तो वो ट्रिक बनाए थे लद्रस वितम, लद्रस वितम, ठीक है। ये हमारा ट्रिक था, कोई राजा थे लद्रस वितम नाम से। ल से लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, और ये मोल पदार्थ की मात्रा। फटाक से ट्रिक लगाओ, तो यहाँ पे देखो ता आ रहा है तापमान। ये 7 ऐसी चीजें भाई जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना मास पे ना टाइम पे, किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे देखो लेंथ और लंबाई बोला गलत है, मास एंड टाइम गलत है, लेंथ मास टाइम बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दीज, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। विच इज करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर रेडियाई। अगर आपके पास कोई एक परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया था कि मान लीजिए बहुत बड़ा क्या है, फुटबॉल ग्राउंड है, उस ग्राउंड के बीच में तुम्हारा क्या रखा है, फुटबॉल रखा है, उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, वो उसका नाभिक है। तो ये नाभिक बहुत ही छोटा यूनिट 10 की घात -15 मीटर इसके अप्रॉक्स पाया गया, ये फर्मी होता है, ठीक है। इससे थोड़ा बड़े यूनिट होंगे। पावर्स में जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी निगेटिव में, ठीक है, वो वैल्यू उतना ही छोटा होता है। जैसे 10 की घात -15 है, और ये तुम्हारा 10 की घात -6 बड़ा ये होगा, ठीक है। ओके, ये छोटा होगा, तो आपका फर्मी सीधे से आंसर हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द साइन यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग का मात्रक क्या होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिंपल सा आपको बताए थे, m इंटू वी लगाओ। m क्या होता है केजी, और v क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। देखो भैया कहीं पे क्या केजी मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बाकी सब फालतू के हैं। ओके, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन, अच्छा अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ओके 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 ओके, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो दिया है, गिवन हमको क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। ओके, यदि कण का वेग मीटर प्रति सेकंड में, अच्छा ठीक है, इधर का हमारा मीटर प्रति सेकंड है, ओके देख लेंगे बाद में। तो ए का मान बताओ, यही विमीय समांगता का नियम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, मतलब इधर का यूनिट बराबर होगा इधर के, तो ए का पूछा है, तो सिंपल सा है, जो v का यूनिट होगा यानी यूनिट ऑफ v इक्वल्स टू यूनिट ऑफ a, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ सी नेट और एम्स में, आगे बात करते हैं। अर्ग प्रति मीटर कैन बी मेजर, अच्छा अर्ग प्रति मीटर आप किस में मेजर कर सकते हो, तो अर्ग किसका मात्रक होता है बच्चे, अर्ग जो मात्रक होता है, अर्ग प्रति मीटर, अर्ग मात्रक होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, और डिवाइड बाय मीटर। तो पहले देख लेते हैं, हमारा फोर्स है, मोमेंटम है, पावर, एक्सेलरेशन है। ओके, तो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन इंटू, एनर्जी क्या होता है मीटर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कटा, न्यूटन आ गया, यानी बल आपका सही आंसर होगा, बाकी सभी फालतू की बात है। और जो आंसर मुझे सही लगता है वो मैं ऐसे करके दिल बना देता हूँ, ठीक है, पुरानी आदत है बट अभी नहीं बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है, देखो भाई दुनिया में कोई ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो,
चाहे तुम्हारा मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर समय के पद में है, कोई बात नहीं। ऊर्जा का मात्रा कैसे लिखेंगे, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। इसको इरेज कर देता, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। ओके बच्चे, मैं थोड़ा सा पेन बदलना चाह रहा था, चलो मैं आसमानी ले लेता हूँ। मैं रंग बिरंगा बदलता रहता हूँ, ठीक है। स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, तो वही वर्क इज इक्वल टू, आप सिंपल से लिख दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, ठीक है। न्यूटन कैसे लिख सकते हो, केजी, और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इनटू मीटर केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। सिंपल सा है। केजी को यहाँ पे सब में देखोगे बच्चे सीजीएस फॉर्म में दिया, आप लोगों को लिखना है यहाँ केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर, और अपॉन में सेकंड, ये पूरे का एक साथ स्क्वायर कर लो। है कहीं का ऑप्शन में ग्राम पे और सेंटीमीटर पे स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर नीचे, ग्राम पे सेंटीमीटर पे इधर पे स्क्वायर नहीं, गलत हो गया। ग्राम पे सेंटीमीटर के स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर पे है और सेकंड पे भी स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये देखिए ग्राम और सेंटीमीटर पे स्क्वायर है लेकिन सेकंड पे स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया। ग्राम से किसी पे स्क्वायर नहीं, काट दो, यानी बी फॉर बुलंदी। आगे बात करते हैं। किलो वाट, घर में आपका आता है ना बिजली का बिल, किलो वाट हावर उसको बोलते हैं, इज अ यूनिट ऑफ। तो बेसिकली वो क्या मेजर करता है, 1 किलो वाट हावर। तो अगर मैं लिखता हूं कि 1 किलो वाट हावर, ये वाट क्या है आपका, शक्ति है, पी, हावर समय, हावर समय, टी। आप भी बताइए, शक्ति का फॉर्मूला बताए थे वर्क अपॉन में टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P इंटू टी बराबर W, यानी कि ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही आसानी से कर लिया जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। खत्म कर रहे हैं, ठीक है, बैठ करो, बैठ करो। थैंक यू कर दें। हाँ अब बाकी वो वहाँ बीच पे स्लाइड टच करना, हाँ वहाँ पे चले जाना। अब बोल देना नोट्स जो है वो तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास। अभी हमने 25 क्वेश्चन किए एमसीक्यू के, आगे के भी हम लोग किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि आपको ये नोट्स या स्लाइड्स कहाँ मिलेंगे, तो एग्जाम मार्क के टेलीग्राम पे ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल जाएगा। स्लाइड्स का कोई परेशानी नहीं है, बाकी ऐसे ही बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत ही इजीली आप सीनेट और एम्स को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, लास्ट में भी बोल रहा हूँ कि जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल। आपको जितना मेहनत आप करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। बेसिकली सक्सेस का कोई दूसरा तोड़ यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो अनदर वे ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसका कोई विकल्प ही नहीं है। सफलता पाने का एकमात्र कोई तरीका है तो वो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।